नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा पाठ लहासा की ओर, जो कि लिखा है राहुल सांकृत्यान ने। राहुल सांकृत्यान ने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी अनेक विधाओं में अपना साहित्य सृजन किया। लेकिन उन्हें मुख्यतः यात्रा वृत्तांत के लिए जाना जाता है। ये जो पाठ है लहासा की ओर, इसमें भी उन्होंने अपनी यात्रा का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया है। यह संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। आइए पाठ शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी केलंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पहले नेपाल से तिब्बत जाने के लिए का मुख्य रास्ता वही था। ठीक है, हिंदुस्तान की बहुत सारी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। फेरी पिलोंग का रास्ता जब नहीं खुला था। ठीक है, अब वहां पर जो फौजी के मकान थे वो गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछात का कोई सवाल नहीं है। वहाँ पर औरतें भी पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इतनी छूट है तिब्बत में कि वहाँ पर आसानी से आप किसी के घर में भी एंट्री कर जाते हो, लेकिन अक्सर बस इस बात का डर रहता है कि कोई चोरी ना कर ले। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती। ठीक है, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका भी देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। जैसे अपने यहाँ कुल्हड़ होते हैं, उसी प्रकार वहाँ एक मिट्टी का स्पेशल बर्तन होता है जिसमें वो चाय पी सकते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर भी देख सकते हैं। मतलब वहाँ पर इतनी छूट है कि आप किसी भी अपरिचित के घर जाकर उससे अपनी पसंद की चाय बनवा सकते हैं। ठीक है, चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। पर्याप्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो पर्याप्त मतलब छोड़ा हुआ। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। ठीक है, उनसे कुछ राह में चलते हुए भीख मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन, एक सेकेंड बेटा, हाँ, मुझे लगा कि हम नेक्स्ट पेज पर चले गए, सॉरी। एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ठोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ पे सुमती के जान पहचान के आदमी थे
और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। इस बार वो भीख मंगे नहीं बनकर आए थे, बल्कि भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। ठीक है, ये उसकी पहली यात्रा नहीं है, दूसरी यात्रा है और पहली यात्रा के को भी वो याद कर रहा है। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट टांडा थोंगला पार करना था। ठीक है, जो सबसे कठिन रास्ता था, थोंगला टांडा मतलब ऊंची जमीन जो थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई थी। टांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं दिखते। मतलब वो इतना ऊंचाई पर है कि आसपास कोई गांव नहीं दिखाई देते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत देर तक आदमियों को देखा भी नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब ये इतनी सुनसान जगह है कि यहाँ पर अगर किसी आदमी को मारकर गिरा भी दिया जाए तो पुलिस वाले भी नहीं देखने आते। ठीक है, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के बावजूद यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब जैसे अपने इंडिया में तो कानून है कि आप हथियार बिना उसके परमिशन के नहीं ले सकते, ना ही रख सकते, लेकिन वहाँ पर तो लोग पिस्तौल और बंदूक ऐसे लिए घूमते हैं जैसे अपने यहाँ लाठी लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुछ एक पैसा कहते कहते भीख मांगने लगते। ठीक है, अगर खून की उन्हें इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते कि लोग उन पर हमला कर सकते हैं तो वो क्या करते थे, टोपी उतार कर जेब निकाल कर कुछ ही एक पैसा दे दो, दया कर दो हम पे, हम बहुत भीख मंगे हैं, हम बहुत गरीब हैं, ऐसे नाटक कर करके उनसे भीख मांगने लग जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, सुमति कौन है? जो लेखक के साथ आया है, जो उसका दोस्त है। सुमति से कहा कि यहाँ के लंगोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। डांडा अभी मैंने बताया था, ऊंची जमीन। ठीक है, वहां पर उन्होंने बैठकर चढ़ाई करने से थोड़ा पहले उन्होंने वहां बैठकर चाय पी और फिर दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे की देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था।
ठीक है, पहले वो ऊपर की तरफ गए, अब वो नीचे की तरफ आएंगे। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक का घोड़ा क्या हुआ, सुस्ताने लगा और धीरे धीरे चलने लगा। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डॉन क्विस्टो मतलब एक स्पेनिश उपन्यासकार थे, ठीक है, उनका यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और ज़्यादा सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील डेढ़ मील आगे चला गया। आगे घर में पहुंचने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुनते इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। किसको बोला इसने, लेखक ने सुमति को बोला। सुमति कौन है, लेखक का दोस्त है। दोनों ने एक एक घोड़ा अरेंज किया था, लेकिन जो सुमति है वो सही मार्ग पर आगे निकल गया, लेकिन जो लेखक है उसका घोड़ा बीच में सुस्ताने लगा और उसने दूसरा मार्ग ले लिया और वह अपने दोस्त से बिछड़ गया था। लेकिन पूछताछ करके वो फाइनली अपने दोस्त के पास पहुंच गया और जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि जो सुमति है वो बहुत गुस्से में खड़ा है, उसका मुंह भी लाल हो गया है, ठीक है, वो बहुत गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे मतलब उपले, ठीक है। 3 बार चाय को गरम किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। किसने फूंक डाले, सुमति ने। और लेखक ने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, जहां भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले यजमान थे, देख रेख करने वाले थे, ठीक है। जहां उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा वहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी, ठीक है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। सॉरी। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता था। अब जो उसका दोस्त है सुमति, वो क्या करता था, वो बहुत सारे कपड़ों के गंडे लेकर साथ आया था और वो चाहता था कि आसपास के गांव में जाकर उन कपड़ों को बेच दे, ठीक है। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर इधर ही लगा देगा। किसने सोचा, लेखक ने सोचा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा कि जितने पैसों के तुम्हारे गंडे बिकेंगे ना, उतने पैसे तुम मेरे से ले लेना, पर तुम इधर उधर गंडे बेचने मत जाओ। गंडे की मतलब कपड़े के वो लट्ठर जो उसके पास थे। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं।
ललाट धूप से जल रहा है, मतलब 2 बजे इतनी करारी तेज धूप थी कि उनका ललाट, उनका सिर, माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। लेखक और सुमति को कहाँ जाना था? तिंगरी जाना था, लेकिन सुमति अपने गंडे बेचने के उसमें था, इसलिए उसने, और अपने दोस्त यजमान से भी वह मिलना चाहता था, इसलिए उसने लेखक से क्या कहा कि हम शेखर विहार की ओर चलते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, इसलिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के लिए मुखिया बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। फिर यहाँ एक अच्छा मंदिर उन्हें दिखाई दिया, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। ठीक है, वहां पर बुद्ध धर्म से रिलेटेड ट्रांसलेटेड हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। ठीक है, मेरा आसन भी वहीं लगा। किसका आसन? कौन बात कर रहा है? लेखक। ठीक है, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर था मतलब अब वो सुमति की बात को इग्नोर कर रहा है कि भाई तुझे जहाँ जाना है तू चला जा, अब मेरे को तो ये बुद्ध धर्म की जो पोथियाँ मिल गई हैं मैं बस उनको पढ़ूंगा। तो सुमति उसे छोड़कर चला भी जाता है और वो जो लेखक है वो सिर्फ वो उन पोथियों को पढ़ रहा है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब उन पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे। किसे लगेंगे 2-3 दिन? सुमति को। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है, उसे लगा था लेखक को कि शायद 2-3 दिन में आएगा सुमति, लेकिन वह तो उसी दिन दोपहर बाद आ गए। और टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। कहाँ गए थे? कहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की बुक्स पढ़ी थी? शेखर विहार में, है ना। उन्हें तिंगरी से शेखर विहार उनका दोस्त लेकर आया था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से चल पड़े। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ आया होगा। साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इनके प्रश्न उत्तर सिर्फ समझ कर लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर देना। मैं इसकी अलग एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि प्रश्न उत्तर अलग से, जहाँ पर उत्तर भी लिखे गए होंगे वो भी आपके सामने होंगे उस वीडियो में, तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है,
थोंगला, पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? जब आप प्रश्न अच्छे से समझ लेते हैं, तभी आप उसका उत्तर बहुत आसानी से लिख पाएँगे, ठीक है? और मेरे को नहीं लगता कि हिंदी किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट है। बच्चे अक्सर समझते हैं कि हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है। हिंदी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि हिंदी को जो बहुत आसान समझते हैं और फिर वो एक वाक्य भी ठीक से नहीं लिख पाते, ठीक है? तो बेहतर ये है कि आप पहले उस पाठ को अच्छे से समझो, फिर उस प्रश्न को समझो कि उस प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है? तो पहला प्रश्न हम रिपीट करते हैं कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, ठीक है? लेकिन दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान क्यों नहीं मिला? मैंने बताया था कि ये उनकी दूसरी यात्रा है, ठीक है? पहली यात्रा नहीं है, दूसरी यात्रा है। दूसरी यात्रा में वो एक भद्रवेश में था, फिर भी उसे उचित स्थान क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले जो है थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के कारण उचित स्थान इसलिए मिल गया क्योंकि उसके साथ भिक्षु सुमति था। उसकी वहां अच्छी खासी जान पहचान भी थी और संभव है सद्भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध भी कर दिया था, ठीक है? दूसरा, शाम के समय पहुंचे थे। उस समय क्या करते थे लोग? छंग पीकर होशोहवास होकर बैठ जाते थे। उन्हें किसी अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता था। लेकिन जब लेखक 5 साल के बाद भद्र वेश में गया, भद्र यात्री के वेश में गया, तो घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से गया तो वहां के लोगों ने किसी अनिष्ट के डर से ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया, ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैम सुमति तो साथ था, लेकिन सुमति नहीं, सुमति बाद में था उसके साथ, ठीक है? उस समय के दूसरा प्रश्न पढ़ रही हूँ। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय अभी हमने पाठ में पढ़ा कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, तो जो भी यात्री वहां जाता था उन्हें किस प्रकार का भय रहता था? क्योंकि वहां के लोग क्या करते थे? खुलेआम पिस्तौल और बंदूक लेकर चलते थे, है ना? वहां के डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे। यात्रियों को अपने जान माल का डर बना रहता था और क्या करते थे? पहले डकैत जो है वो राह चलते यानी किसी भी यात्री पर पहले हम मारते थे, पहले उन पर हमला करते थे और बाद में उनकी तलाशी लेते थे, ठीक है? लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लंगोर के मार्ग में लेखक 2 कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया। हाँ, मैंने बीच में मैं एक क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने बीच में बोला था कि ये उसकी दूसरी यात्रा है लेखक की, नहीं, ये उनकी पहली यात्रा है। पहली यात्रा का वो उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने कहीं-कहीं पर पहली और दूसरी यात्रा दोनों को बीच-बीच में बताया है कि पहले जब वो गए थे तो कैसा था, जब वो दूसरी बार गए तो कैसा था, ठीक है? तो उसमें कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तीसरा प्रश्न पढ़ रहे थे हम, एक बार पढ़ लेते हैं। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था? क्योंकि जब वो लंगोर के रास्ते से जा रहा था अपने साथियों के साथ, तो उसका घोड़ा जो है वो बहुत सुस्ताने लगा था, बहुत परेशान हो रहा था और जिस कारण वह अपने साथियों से थोड़ा पीछे रह गया। दूसरा एक कारण ये भी था कि एक स्थान पर ऐसा हुआ कि 2 रास्ते कट रहे थे। लेखक 1-2 मील गलत रास्ते पर चला गया और वहां जाकर पूछने पर उसे पता चला कि वो दूसरे रास्ते पर उसे जाना था। इसलिए वापस आने पर लेखक ने दूसरा रास्ता अपनाया और वह बहुत देर बाद जाकर अपने साथियों से मिला, ठीक है? सॉरी। चौथा प्रश्न,
लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। ठीक है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, ठीक है, लेकिन दूसरी बार जाने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि वह शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह वहां अकेला रह जाता, है ना। उसका दोस्त अगर चला जाता तो वह अकेला रह जाता। लेकिन दूसरी बार के इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो एक बौद्ध मठ में बैठा था और वहां पर उस बौद्ध धर्म की पोथियां उसे मिल गई थी। कितनी पोथियां मिली थी? 103 पोथियां, ठीक है, जिसमें बुद्ध वचन लिखे गए थे अनुवादित करके। अनुवाद करके मतलब ट्रांसलेट करके। अब लेखक को उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, बुद्ध धर्म की पोथियां पढ़ने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि वह जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि वह जाना चाहता है तो वह उसे भेज देता है, ठीक है, वह उसे रोकने का प्रयास नहीं करता। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, ठीक है। उस समय जो भारतीय थे वो तिब्बत नहीं जा सकते थे, इसलिए लेखक को वहाँ भिखारी बनकर जाना पड़ा। उसे दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी। डाकुओं तथा लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपे निकालकर, जीभ निकालकर भीख मांगनी पड़ी ताकि कोई उस पर हमला ना कर दे। ठीक है, एक ये भी कारण था, एक ये भी उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा कि जो उसका घोड़ा उसने अरेंज किया था वो घोड़ा सुस्त हो गया था और जिस कारण लेखक अपने साथियों से भी बिछड़ गया था। भारवाहक न मिलने के कारण उसने अपना सामान जो है वो पीठ पर लादकर पहाड़ी रास्ते की यात्रा भी की थी। मार्ग में खाने पीने के लिए जो भी मिला उसे सिर्फ उसी पर खाकर अपना गुजारा करना पड़ा और अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? ठीक है, कौन सा है? पहला, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। दूसरा, लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर चला गया था। शेल्फ के भीतर तो कोई नहीं जा सकता ना। तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, ऐसा भी नहीं पढ़ा हमने। चौथा, कि पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था, ऐसा भी नहीं था, है ना। तो पहला उत्तर इसका ठीक हो सकता है, जिसमें है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। रम गया था मतलब खो गया था। ठीक है। रचना और अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न हैं वो इन्हें आप अपने अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि आपको ये कैसे लगते हैं, मतलब आप अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? हाँ, उससे हमें पता चलता है कि सुमति जो है वो एक मिलनसार व्यक्ति है, क्योंकि उसके जान पहचान के लोग हर गांव में है ना। और उसने सबके साथ बहुत अच्छा सा भाव बना रखा है, सबसे दोस्ती करता है। वह जल्दी से अगर नाराज भी हो जाता है तो लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। तो वो एक बहुत मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। ऐसा अक्सर माना जाता है कि जो लोग वेशभूषा अच्छी पहनते हैं, जिनका अच्छी पर्सनैलिटी होती है, वही लोग अच्छा व्यवहार करते हैं। पर ऐसा नहीं होता। पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो सिर्फ अच्छा पहनावा पहनना जानता है उसी का व्यवहार अच्छा हो। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं, चाहे उनका पहनावा कैसा भी हो। उनका हो सकता है कोई भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के अनुसार पहनावा उतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा हो सकता है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। शब्द चित्र मतलब शब्दों में लिखिए वहाँ क्या क्या आपने चैप्टर में पढ़ा है। जैसे तिब्बत का मार्ग बहुत कठिन और दुर्गम है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित डांडा थोंगला पार करना आसान नहीं था। वहाँ चारों तरफ हिमालय की चोटियाँ जो हैं वो बर्फ से ढकी हुई थी। आसपास हरियाली से ढके नंगे पहाड़ हैं। दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आता। यहाँ पर लोग पैदल यात्रा करते हैं या फिर घोड़े पर सवार होकर यात्रा करते हैं। ठीक है। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है, आप उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 11 की बात करें कि आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। ठीक है, आप इसमें अपने अनुभव लिख सकते हैं कि आप कहीं भी घूमने गए थे, कहीं भी जगह की यात्रा आपने अगर की है तो वो आप अपने अनुभव लिखिए। ठीक है। ऐसा प्रश्न क्यों लिखा लेखक ने, क्योंकि ये एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, यात्रा वृतांत मतलब किसी यात्रा का वर्णन करना। ठीक है, उसका कोई भी एक अंश, उसके अंश का वर्णन करना, या आप हो सकता है अगर आप लिखना चाहे तो अपनी पूरी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं। राइट। यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपके इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनमें से किस मायनों में अलग है। ठीक है। अब विधा से आप क्या समझेंगे कि विधा मतलब गद्य साहित्य की विधा, कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, एकांकी होती है। तो ऐसे ही साहित्य की एक विधा है यात्रा वृतांत। तो आपके अभी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, दो बैलों की कथा, वो एक कहानी थी। ठीक है। तो आगे आप हो सकता है नाटक भी पढ़े, उपन्यास का भी कोई अंश पढ़े, कविताएं भी पढ़ेंगे। तो आपके इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं वो आप पहले लिख दीजिए। उसके बाद ये किस मायने में अलग है, ये इस मायने में अलग है, इस मायने में इनको अलग बोला जा सकता है कि इससे पढ़ने से आपको एक ये रहता है कि अच्छा अब लेखक के साथ क्या हुआ, अब क्या होगा, अब वो कहाँ घूमने जाएगा। अगर वो उस जगह घूमने जाएगा तो उस घूमने वाली जगह का भी आप अपने दिमाग में एक चित्र बना लेंगे। अच्छा, थोंगला जगह ऐसी है, शिखर विहार ऐसा है, बौद्ध मठ ऐसा होगा। राइट। तो इमेजिनेशन आपके साथ साथ चलेगी। राइट। तो इस तरह के प्रश्न भी अगर आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न देखकर भी घबराना नहीं है। ओके। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो सच में समझ आ जाएंगे। ठीक है। अगर नहीं समझे तो दोबारा एक बार फिर से वीडियो स्टार्टिंग से पढ़ सुनिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है। अगर फिर भी आपको कहीं भी परेशानी आती है कि मैम हमें ये प्रश्न दोबारा समझना है या हमें नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।